गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में अभी तक हम ज्योमेट्री टॉपिक के अंदर जो चैप्टर थे वो कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बनता वो सब का सब हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। अब हम करेंगे एक सिंपल सा चैप्टर 14 आपकी क्लास का, डेट इज स्टैटिस्टिक्स। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं विद क्वेश्चंस ही लेके चलूँगा मैं इस चैप्टर को साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लास में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आपको बच्चों मेरी और मेरी टीम का अगर काम पसंद आता है, आपको जो वीडियोज़ मिलती है अगर वो आपको अच्छी लगती है, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोज़ को लाइक कर देना। कमेंट करके बताया करो कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, या कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में है क्या। मेरा मानना ये है कि जब तुम्हें चैप्टर के नाम के बारे में ही नहीं पता कि एक्चुअल में वो चैप्टर है क्या, तो उसके क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या होती है बेसिकली हम समझते हैं बच्चों, स्टैटिस्टिक्स क्या है? द साइंस या मैथमेटिक्स का वो पार्ट, ठीक है, द साइंस ऑफ एनालाइज, या सिंपल कह सकते हो एनालाइज और स्टडी डाटा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स हमारी वो मेथड है, वो पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं किसको? डाटा को, या उसको प्रेजेंट करना सीखते हैं। अब सवाल उठता है डाटा क्या है? डाटा इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसी को हम लेके चलते हैं, स्टडी या एनालाइज डाटा, ठीक है। तो डाटा क्या होता है उसी को हमें समझना है सबसे पहले। डाटा तो देखो, जैसे कि आपका टेस्ट होता है अक्सर क्लास में, ठीक है, तो कलेक्शंस कर लो आप। जैसे कि मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे और 10 में से जो मार्क्स आए उनके आउटकम को आपने रिकॉर्ड कर लिया। आउट ऑफ 10 जो है ना आपके मार्क्स आए, मान लो किसी बच्चे के 5 आएंगे, किसी के 4 आए होंगे, किसी के 3, किसी के 7, किसी के 10 आउट ऑफ 10, किसी के 0, ठीक है, किसी के कुछ भी मार्क्स आए हों, 7 आए हों, किसी के 9 आए होंगे। तो इस तरीके से आपने मार्क्स का रिकॉर्ड कर लिया। या फिर आपने क्या किया, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट, अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स लिए और उनकी हाइट को मेजर कर लिया इन सेंटीमीटर। तो मान लो कि वो हाइट आई 157 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, ठीक है, 140 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर या 140 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने वो हाइट मेजर कर ली पूरे 10 स्टूडेंट के, आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आपने क्या किया बच्चों, ब्लड ग्रुप नोट किया अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के, ब्लड ग्रुप नोट कर लिए। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके ब्लड ग्रुप अगर आप नोट करते हैं तो कुछ कैसे लिखोगे? किसी का ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, किसी का ए बी हो सकता है, किसी का ओ हो सकता है, ठीक है, किसी का क्या नाम हो सकता है, फिर से ए हो सकता है, ए बी हो सकता है ब्लड ग्रुप, ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, ए नेगेटिव वगैरह है, जो भी है। इस तरीके से आपने ब्लड ग्रुप नोट कर लिए। तो जो भी आप ये कलेक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का, या फिर आपने मान लो मार्केट के अंदर शूज़ है, शूज़ के नंबर का वो साइज़ नोट कर लिया कि भाई इस एरिया में इस साइज़ का, इस नंबर के जो शूज़ का साइज़ है ना वो ज़्यादा बिकता है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ आप लिखते हो वो सभी हमें क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है बच्चों? डाटा। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? इसी डाटा को एनालाइज करने का काम करता है या स्टडी करने का काम करता है। तो यानी कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैथमेटिक्स का वो हिस्सा जिसके अंदर हम डाटा को स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, वो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है बच्चों? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। अभी तक हमने क्या सीख लिया? डाटा क्या होता है, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बेसिकली। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं टेक्निकली। एक तो रॉ डाटा हो गया जो जिस तरीके से मैंने लिखा, उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं बच्चों। डाटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफिकल हमारे पास क्या ऑप्शन है वो देखेंगे, या फिर टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो टेबल की फॉर्म में हमारे पास दो ऑप्शन है बच्चों, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और एक होता है बच्चों हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दो तरीके से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है या ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि डाटा को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में बच्चों। हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्राफिकली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे जिसमें से कुछ आप पहले कर सकते हो, जैसे कि पाई चार्ट के थ्रू आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे जनरली आपने बुक्स में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से पोर्शन बना दिए जाते हैं और फिर उन पोर्शन को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया जाता है और फिर बता दिया जाता है ये पोर्शन, जैसे कि एक फैमिली है, मान लो एक फैमिली का खर्चा मुझे शो करना है, तो मैंने शो कर दिया भाई इतना बजट, जो इतना हिस्सा वो एजुकेशन पे जाता है, ठीक है, फिर ये आपका उस पर चला जाता है मान लो एंटरटेनमेंट में, ठीक है, ये आपका मतलब EMI वगैरह पे करने में चला जाता है। इस तरीके से आप जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हो वो हमारा क्या कहलाता है, पाई चार्ट, ठीक है। उसके अलावा जो ये आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, एक पिक्टोग्राफ भी होता है, ठीक है, ये भी आप पहले कर चुके हो पिक्टोग्राफ। तीसरा आप क्या पढ़ोगे, जो इस साल आप पढ़ने वाले हो वो उनमें आता है बार ग्राफ, सबसे पहले ये पढ़ोगे आप, ठीक है, बार ग्राफ। फिर आप पढ़ोगे हिस्टोग्राम, ये भी इस साल आपको पढ़ना है, हिस्टोग्राम, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे यहाँ पर बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले साल आप पढ़ोगे ओगिव या ओजिव, जो मर्जी कह लो। तो डाटा को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्राफिकली आप पाई चार्ट बना सकते हो, पिक्टोग्राफ 8th क्लास में जनरली आपने बनाया था, बार ग्राफ बना सकते हो। बार ग्राफ जनरली आपने टीवी चैनल्स पे अगर क्रिकेट मैच देखा हो तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनी रहती है, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। इसी तरीके से क्या क्या होते हैं इंडिविजुअल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं टॉपिक एक एक करके चलूँगा, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अभी तक हमने पढ़ लिया बच्चों स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डाटा क्या होता है, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे कैसे, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है टेबल की फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में। अब 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करेंगे। एक सिंपल सा एक अलग टॉपिक और है हमारा, जो एक्चुअली में जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा मीन मीडियन मोड आता है, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 जो अभी हमने सीखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है और कैसे इसे बनाया जाता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, लेट्स से आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बच्चे, और 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा दे रखा आउट ऑफ 10 उनके जो मार्क्स है ना वो हमें ये दे रखे हैं 5 4 3 0 1 9 10 8 9 7 8 10 0 2 3 4 5 6 7 या फिर 10 9, कितने स्टूडेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमें दे दिया। देखो बेटा, एक तो मैं ये स्टडी करूँ, अब तुम्हारा सबसे पहले तो ये समझो कि ये टेबल बनाने का मोटिव क्या है। जब हम डाटा इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये क्यों बना रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मैं आपसे ये बताऊं कि भाई बताओ बच्चों कितने बच्चों के क्लास के अंदर 8 मार्क्स आए हैं, तो आप यहाँ पर ढूंढोगे जाके भाई 1 फिर 2, इस तरीके से इस डाटा को स्टडी करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डाटा को स्टडी करते हैं। तो इसी डाटा को स्टडी करने के लिए हम इस डाटा की जो प्रेजेंटेशन है, इसको लिखने का तरीका है ना, उसको थोड़ा सा अलग करते हैं ताकि हमें उस टेबल को, उस डाटा को पढ़ने में आसानी हो। तो इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक टेबल बनाते हैं,
ठीक है। इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया मार्क्स और हमने उसे बता दिया सामने वाले को कि ये जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 10 है, ठीक है बच्चों। तो मार्क्स पॉसिबली क्या क्या आ सकते हैं हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है बच्चों। फिर हमने यहाँ पे एक सेकंड कॉलम बना दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया टैली मार्क्स। ये हमारे काम को थोड़ा आसान करने के लिए होता है। देखो कैसे, जैसे 0, फिर हमने देखा 0, अगर एक बार 0 आया यहाँ मार्क कर दो 1, ठीक है। फिर देखो एक और 0 आ गया, फिर यहाँ मार्क कर दो 2, ठीक है। इस तरीके से 2 बार 0 आ गए। अब आपको यहाँ पे लिखना होता फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये वर्ड क्लियर होगा कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। यहाँ पे ये 0 कितनी बार आया, 2 बार, तो 0 इस डाटा में 2 बार लिखा गया है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 0 कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से लेट से 1 यहाँ पे 1, ठीक है, और कई बार आया नहीं, तो यहाँ पे 1 1। फिर 2 देखते हैं हम यहाँ पे बच्चों, ये रहा एक 1, ठीक है। फिर और कहीं 2 आया नहीं आया, तो 2 की काउंटिंग कितनी है, 1। फिर 3 देखेंगे यहाँ पे 3 1, ठीक है, और 3 आया हमारा। फिर एक लास्ट में है 2, तो काउंट करके लिख देंगे यहाँ पे 2, समझ पा रहे हो। फिर 4 देखेंगे 1, फिर 4 4 4 4 नहीं आया, एक बार यहाँ है 4, काउंट करेंगे 2 यहाँ पे, इस तरीके से। तो इधर जो हम नंबर लिख रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है, इधर टैली मार्क्स, ताकि हमें आसानी रहे कि कितनी बार आया। एक बार आएगा हम एक बार लिख देंगे, 2 बार आया 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 4 बार लिखने के बाद 5 बार हम ऐसे क्रॉस डंडा लगा देते हैं ताकि देखते पता चल जाए यहाँ पे 5 हो गए कंप्लीट। फिर आगे ऐसे 5, फिर 6 को देखो बेटा यहाँ पे इस पूरी लाइन में, यहाँ पर नहीं, एक बार आया, तो 5 रह गया था क्या हमारा, 0 हो गया, 1, हाँ 5 देखो पहले 1, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ है क्या, ये रहा 2, तो काउंट करके हमने लिख दिया 2, ठीक है। 6 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 6 6 6 6 6, यहाँ पे नहीं है, एक बच्चे के, ठीक है, तो काउंट करके लिख दिया हमने 1। फिर 7 मार्क्स यहाँ पे 1 2, फिर हमने यहाँ लिखा 1 2, यहाँ आ गया 2। 8 मार्क्स कितने बच्चों के आए बच्चे, 1 2 बच्चों के, तो 1 2 यहाँ पे काउंट करके लिख दो 2, समझ पा रहे बच्चों बात को। तो इस तरीके से आप ये जो टेबल कंप्लीट करोगे, 9 1, ठीक है, 2, और फिर 10 काउंट करो, 1 एक डंडा लगा दो, है ना, फिर 2 और यहाँ 3, तो काउंट कर दिया 3, समझ गए। फिर आप इसकी टोटलिंग कर सकते हो, चेक करो कि ये 20 है ही नहीं, 2 + 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17 और 3 20, टोटल 20 ही मिलेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि कोई भी डाटा है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आया है, उसकी कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और इस पूरे टेबल को ही हम कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस तरीके से हमें कोई डाटा दे रखा होगा और इस डाटा को हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस टेबल के फॉर्म में, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चले आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये 20 बच्चों के क्या दे रखा है, हमें ब्लड ग्रुप दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं ए कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख के ये काउंट करना पड़ेगा बार बार जाके, तो डाटा को दिक्कत होगी स्टडी करने में। तो इसके लिए फिर हम अपना टेबल बना लेंगे। तो टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 कॉलम बनाने। तो पहले कॉलम में आप लिखोगे ब्लड ग्रुप, ठीक है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप के ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, टैली मार्क्स, और फिर फाइनली आप क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी होगी। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को। ब्लड ग्रुप कौन कौन से, ए बी और ओ। अब यहाँ पे हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। ए यहाँ पे आप 1, टैली मार्क्स आपको यहाँ पता चलेगा। फिर यहाँ पे कितने हो गए, 2, फिर बेटा 3, फिर यहाँ 4 और 5वां डंडा आपको ऐसे लगाना है बेटा, क्रॉस, ठीक है। फिर इधर से स्टार्ट करो, 1, फिर 2 और फिर 3, और फिर ये काउंट करके 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो 8 का मतलब क्या है, 8 बच्चे ऐसे जिनका ब्लड ग्रुप 8 है, ठीक है। फिर आ जाओ बी पे, 1, ठीक है, बी, ठीक है भाई। तो बी कितने पे आ रहा है, 2 पे। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1, ठीक है,
एंड नो बी 2, ठीक है। फिर आ जाओ ए बी पे 1, ठीक है, 2 3 4 5 एंड फिर ये 1, तो 5 और 1 6। ओ देखते हैं बेटा, ओ 1 फिर 2 3 और यहाँ 4, ठीक है। तो काउंट करके 4 चेक कर लेते हैं। 6 और 4 10 और 2 टोटल आपको यहाँ पे 20 ही मिलेगा। और अगर टोटल 20 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई चीज़ बीच में छोड़ दिया, तो वो आप चेक कर सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक तो मैं इस टेबल को, ये जो डाटा दे रखा हूँ, मैं आपसे पूछूं विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, तो इस डाटा में देख के बताना कि कौन सा ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट है, मतलब जो सबसे कम है, मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इसमें पूछूं विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, तो आप देख के बताओगे कि सर बी है। क्यों? सबसे कम ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है? बी, 2 बच्चों का है। तो ये आपसे पूछा जाए भाई सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी कि ज़्यादातर बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप है, एक तो आप इस टेबल में देख के बताओ और एक इस टेबल में देख के बताओ। तो आप यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व करके बता सकते हो सर ए जो ब्लड ग्रुप है वो ज़्यादातर बच्चों का क्या है? कॉमन। इसीलिए इस जो रो डाटा होता है, ये इसको हम रो डाटा कहते हैं, इसको हमें किस में प्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है? टेबल में। और इस तरीके के टेबल में जब हम किसी डाटा को रखते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपसे वो टेबल बनवा सकता है और उस टेबल से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वो आप अपने 14.2 एक्सरसाइज जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली आई होप कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में अच्छे से चीज़ें पता चल गई होंगी कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बच्चों हर एक चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन है। तो जो अभी हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था उसकी लिमिट थी। तो जब आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए थे तो हमने लिख दिया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन यहाँ मार्क्स आउट ऑफ 80 दिए और ऊपर से 40 स्टूडेंट्स के दे दिए। अब ये इतना सारा डाटा है, इसको लिखने में और इसको एनालाइज करने में चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसको प्रेजेंट करने का हमें कोई ना कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम चीज़ों को आसानी से कर पाए। अदरवाइज़ अगर हम पिछले वाले तरीके से करने पड़ेगा तो हमें ये सारे इंडिविजुअल मार्क्स लिखने पड़ेंगे और फिर वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएगी। इसीलिए अब हम एक नए टेबल पे आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है बेटा? अब जो मार्क्स हम इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे, अब उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमने लिखा मार्क्स में यहाँ पे जो 80 तक मार्क्स है हम उसको ऐसे कर देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है बेटा, 30 से 40 तक, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है बच्चों, 60 से 70 और फिर 70 से 80। इस तरीके से टेबल को कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे वही वर्ड यूज कर सकते हो टैली मार्क्स, ये हमारे काम को आसान करने के लिए होते हैं। फिर उसके बाद आप फाइनली अपनी किस पे आ जाओगे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये हमने ग्रुप्स बना दिए, जो टेबल जो डाटा था उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया 0 से 10। आगे बढ़ने से पहले बेटा हम इनका मतलब समझ लेते हैं। 0 से 10 का क्या फंडा है? 0 से 10 में एक तो आपको ये ध्यान रखना बच्चों, जो 10 है ना, नॉट इंक्लूड, इस वाले इंटरवल में 10 इंक्लूड नहीं होता है। 10 इंक्लूड नहीं होने का मतलब है यहाँ पे जो नंबर है आप इस इंटरवल में सिर्फ वही नंबर लिख सकते हो जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन 9.99 तक लिख सकते हो, लेकिन 10 नहीं लिख सकते। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 10 यहाँ पे भी है। आप दोनों जगह इंक्लूड करोगे तो 10 को लिखोगे कहाँ? तो हम क्या करते हैं, अपर वाली जो लिमिट में 10 है उसको इंक्लूड नहीं करते, लोअर लिमिट में जो 10 है वो इंक्लूड है। यानी कि अगर 10 आ गया तो आप इस वाले इंटरवल में नहीं लिखोगे, इस वाले इंटरवल में लिखोगे। दूसरी चीज़, ये जो 0 है बेटा, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट किसी भी इंटरवल की, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट किसी भी इंटरवल की, ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और इनके बीच का ये जो गैप है जो 10 का है, इसको हम कहते हैं क्लास साइज। क्या कहते हैं बच्चों? क्लास साइज, या इसी को हम कहते हैं विड्थ, क्लास विड्थ या क्लास साइज, ठीक है बच्चों। अब कैसे करना है? जैसे 40, तो आपको देखना 40 कौन सा इंटरवल मारा है? 30 to 40 में 40 नहीं लेना है, 40 to 50 में लेना है, यहाँ पे लिख दो। फिर 44, फिर यहाँ पे एक और डंडा खींच दो। 38 किस ग्रुप में आ रहा है? 30 से 40 के बीच में आ रहा है ना। 20 किस में आ रहा है? 10 to 20 में नहीं लेना, 20 to 30 में।
ठीक है। फिर 10, 0 से 10 में नहीं लेना, किस में लेना, 10 to 20। 74 का आ रहा है बच्चों, 70 to 80। फिर 80 इसी में, ठीक है, 80 to 90। अगर 80 है तो बेटा ये 80 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, आपको एक और इंटरवल लेना पड़ेगा 80 to 90, ठीक है। तो 80 इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं 18 का है इसमें, ठीक है। फिर 36 30 to 40 के बीच में। फिर 40 किसके बीच में बेटा, 40 to 50 के बीच में आएगा। फिर 44 भी यही आएगा, 50 नीचे वाले में आएगा। 79 बच्चों यहाँ आएगा। फिर 44 का आएगा बच्चों, 40 से 50 पाँचवा डंडा ऐसे लगेगा। 56 का आएगा बच्चों, वो यहाँ आएगा। 57 का आएगा, वो भी यही आएगा। 58 वो भी यही आएगा बेटा। 40 से 50 में आएगा, ठीक है। 74 बच्चों यहाँ आएगा, ठीक है। 8 इसी तरीके से 8 यहाँ आएगा। 9 भी यही आएगा 0 से 10 के बीच में। 26 20 से 30 के बीच में। 46 40 से 50 के बीच में। 50 से 60 के बीच में बच्चों। फिर इसी तरीके से 54 भी यही आएगा। 58 भी बेटा यही आएगा। 60 यहाँ आएगा। 78 का आएगा बच्चों, यहाँ आएगा, ठीक है। 18 का आएगा 10 से 20 के बीच में। 20 का आएगा बेटा 20 से 30 के बीच में। 20 से 30 के बीच में। 18 का आएगा बेटा 10 to 20 के बीच में। 61 60 से 70 के बीच में। 71 70 से 80 के बीच में। 80 का आएगा बच्चों यहाँ। 44 40 से 50 के बीच में, ठीक है बच्चों। 55 का आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। 22 का आएगा बेटा 20 से 30 के बीच में। 72 यहाँ पे आएगा बेटा। 80 का आएगा 80 to 90 के बीच में। 16 का आएगा बच्चों 10 से 16 के बीच में। अब ये आपको काउंट करके लिखना है। 2 यहाँ पे आ गया 5 4 2 5 और 3 8 5 और 3 8 2 5 और 1 6 और 3, और ये टोटल ऐड करके आपका कितना आना चाहिए बच्चों, 40, ठीक है। क्योंकि 40 स्टूडेंट के मार्क्स थे, तो 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 2 13 और 8 कितना आ गया बेटा 21 और 8 29 31 31 36, तो ये टोटल आ गया 40। तो ये जो टेबल आपके सामने है बच्चों, इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ डाटा को एनालाइज करना काफ़ी आसान हो गया। जैसे 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर हैं, अगर यहाँ आपसे पूछा जाए तो एक एक को देखना पड़ेगा। एक तो ये डाटा आपके सामने हो रहा है कि ये डाटा आपके सामने हो, तो ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना, इस रो डाटा को ग्राफिकली या टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है बेटा, स्टैटिस्टिक्स। और ये था हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब सवाल उठता है सर आपने 10 का ही गैप क्यों लिया, आपने 0 से 20 या 0 से 40, तो बेटा वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, अनलेस कि वो आपको मेंशन ना करे कि भाई क्लास साइज 10 है, तो क्लास साइज 10 का मतलब 0 से 10 10 से 20 20 से 30, ठीक है। क्लास साइज 5 है तो 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20। क्लास साइज 2 है 0 से 2 2 से 4, इस तरीके से। दूसरा कोई कहेगा सर 0 से ही स्टार्ट करना ज़रूरी है, नहीं, आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो इस तरीके से जो टेबल बनता है वो आपका बनता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जितना भी बच्चों आज की हमने क्लास में किया, आज हमने टेबल से रिलेटेड चीज़ की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज 14.2 पूरी की पूरी डिपेंड है। और इतना सीखने के बाद आप एक्सरसाइज 14.2 कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट उसमें नहीं आएगी। एक सिंपल सा पॉइंट रह गया तो वो मैं यहाँ बता देता हूँ, वो है रेंज, ठीक है। रेंज होता है बेटा हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि जो भी अगर यहाँ की बात की जाए तो हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट, यानी कि मार्क्स याद दिया तो मैं मार्क्स ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी जो भी डाटा दे रखा है उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 80, और मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं बेटा, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आप देख सकते हो, इस पर से ढूंढना है और हाईएस्ट में से मिनिमम माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, रेंज आ जाएगा। तो आपकी 14.1 एक्सरसाइज में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वो पढ़ लेना, उसमें कुछ आपको एग्जांपल्स देने हैं। 14.2 में आपको दो ही तरीके के क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो मैंने जितना सिखाया उसके भी आप पे कर लोगे। फिर अगली क्लास में हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे 3 है इस साल, बार ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और फिर फाइनली हम जाएंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो होते हैं मीन मीडियन मोड, उनके ऊपर
ऊपर अलग से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, ठीक है। अगर आपको चीज़ें पसंद आई है, आपको हमारा काम पसंद आता है मेरी और मेरी टीम का, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट ज़रूर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली।